अस्सलाम वालेकुम। राज़ मोहब्बत तेमीम किस्त नंबर 1 लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। नावल शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको सारी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस मिलते रहें। और इस रमज़ान में हम लोग कोई 2 से 3 नावल्स जो हैं वो मज़ीद नए शुरू करने वाले हैं। लेकिन उम्मीद करती हूँ कि इसमें ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाऊँगी ताकि इरादा है कि जल्द से जल्द इनको ख़त्म करके अगले नॉवेल्स की तरफ भी तवज्जो करें। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज इसकी वालिदा फ़ौत हो गई थी, जो इसकी कुल कायनात थी। इसकी दोस्त, सहेली, माँ, बाप, राज़दान सब कुछ। अब वो उसे छोड़कर हमेशा के लिए जा चुकी थी। सामने ही उसकी माँ की मैयत रखी हुई थी और वह साकत बैठी बस इसकी मैयत को तके जा रही थी। अफ़सोस पर आने वाले लोग अब बिरयानी की प्लेटें हाथों में पकड़े बोटियाँ नोच-नोच कर खा रहे थे, जैसे वो बिरयानी और बोटियों के लिए ही आए थे। बरीरा को इन बेहिस लोगों पर बेहद अफ़सोस हुआ था। कैसे लोग थे, जो किसी का दुःख-दर्द भी न समझते थे? जब से इसने होश सँभाला था, उसने अपनी माँ को बहुत दुःख और तकलीफ़ें झेलते हुए पाया था। वो अक्सर छुप-छुप के रोती रहती थी, अपने महबूब शौहर की बेवफ़ाई और उसकी बेएतबारी पर। इस पर एक घटिया इल्ज़ाम लगा था, मगर अफ़सोस कि वो खुद को इतने साल गुज़रने के बावजूद भी बेकसूर साबित न कर पाई थी और ये दुःख और तकलीफ़ लिए इस दुनिया से चल बसी। उसने बरीरा से कुछ भी नहीं छुपाया था। बरीरा को अपनी माँ पर फ़ख्र था। मरियम ने इसकी परवरिश में किसी भी चीज़ की कमी न छोड़ी थी। उसने डॉक्टर की डिग्री हासिल की थी। उसे डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, मगर शायद किस्मत को कुछ और ही मंज़ूर था। बहुत मुश्किल हालात में जब वो दरबदर कर दी गई थी, अल्लाह के सिवा इसके पास और कोई दूसरा आसरा और सहारा न था। तब आफंदी और इसकी अहलिया शहरीन ने इसकी बहुत मदद की थी। इसकी सकी बहन से बढ़कर चाहा और प्यार दिया। आफंदी ने उसे घर और जॉब दिलवाई। हालांकि इनकी तो ख्वाहिश थी कि मरियम इनके साथ रहे, मगर वो खुददार औरत थी। वो ईसाई खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। यूनिवर्सिटी में इसकी दोस्ती पठान फैमिली के चश्मे-चराग असद खान से हो गई, जो कब मोहब्बत में बदल गई, इन्हें इस बात का एहसास ही ना हुआ। वो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। इसका बाप और भाई डॉक्टर थे। 2 बहनें एनजीओ चलाती थीं और माँ सोशल वर्कर थी। वो सबकी लाडली और चहेती थी और बहुत नाज़ो-नूमा में पली-बड़ी थी। फिर इसने इस्लाम कबूल कर लिया। उन्होंने मरियम पर बहुत दबाव भी डाला कि वो दोबारा से ईसाईयत इख्तियार कर ले। मगर अब मरियम अपने फैसले पर डटी रही, जिस पर उसे ये सज़ा मिली कि ख़ानदान वालों ने उससे अपना हर रिश्ता नाता तोड़ दिया और बाप ने अपनी जायदाद से भी आग कर दिया और ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद इस लड़की से इनका कोई भी ताल्लुक नहीं है। वो एक मासूम और मोहब्बत से गुंथी एक प्यारी सी लड़की थी। असद खान की निस्बत अपनी खालाजाद बहन फातिमा के साथ बचपन में ही तय हो गई थी। इस खानदान का रवाज था कि कोई भी लड़का या लड़की खानदान से बाहर शादी नहीं करते थे, मगर इस रवायत को असद खान ने तोड़ा था और मरियम से निकाह कर लिया। जब इन्हें असद खान के निकाह की खबर मिली तो वह सख्ते में आ गए। इन्हें असद से ये तवक्को ना थी। इब्राहिम खान ने उन्हें घर से निकाल दिया और साथ में धमकी भी दे डाली कि इस लड़की को छोड़ दे वरना उसे जायदाद से आग कर देंगी। मगर असद खान अपने फैसले से एक इंच भी पीछे न हटा और मरियम को लेकर चला गया। 3 महीने हो गए, असद और मरियम का कुछ भी पता न चला। वो इनका लाडला और प्यारा बेटा था। असद की माँ का रोज़ रोकर बुरा हाल था। माँ की इस हालत से अहद, हलीमा, सलमा, साद और खुद इब्राहिम खान भी परेशान हो गया था और बिलाखिर इब्राहिम खान ने असद को घर आने की इजाज़त दे दी। असद मरियम को लेकर हवेली आ गया। इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। मरियम बहुत खुश थी, मगर शायद इन हवेली वालों ने इसे दिल से कबूल न किया था। तभी तो इसके आते ही इसके खिलाफ साजिशें शुरू हो गई थीं। वह एक मासूम और सीधी-सादी लड़की थी। इसे इन चालों और मकारियों से कभी वास्ता न पड़ा था। कभी इस पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, तो कभी झूठी होने का, और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब इस पर बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगा दिया गया। जब इसके महबूब शौहर ने खुद ही उसे अपने हाथों से घर से आधी रात को निकाला था। उसने कितनी कस्में खाई थी, कितना रोई और कितनी तड़पी थी, मगर उस शख्स पर उसकी आहो-बिकाव और आंसुओं का कुछ भी असर न हुआ था। उस ज़ालिम शख्स ने ये भी न सोचा था कि वो इसके बच्चे की माँ बनने वाली है, बल्कि इस ज़ालिम शख्स ने ये यहाँ तक कह दिया था कि न जाने ये किसका गुनाह है। ये इसकी औलाद नहीं है। मरियम का सब्र और बर्दाश्त बस यहीं तक थी। तब उसे उसने थप्पड़ मारते हुए कहा था, असद इब्राहिम खान देखना, एक दिन तुम्हें अपने इन कहे हुए अल्फाजों पर शर्मिंदगी होगी। एक दिन मेरा रब मेरी बेगुनाही ज़रूर साबित करेगा।
तब तुम खुद को भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और फिर मरियम वहाँ से चली गई। मोहब्बत का दावेदार असद खान ने एक हफ्ते बाद ही फातिमा से दूसरी शादी कर ली और इसके साथ अपनी जिंदगी में गुम हो गया। वो ये तक भूल गया कि कभी एक मरियम हुआ करती थी, जिससे उसे बेतहाशा मोहब्बत होती थी। मरियम रास्ते में आफंदी और शहरीन को बेहोशी की हालत में मिली थी। तब वो इसे अपने घर ले आए थे। उन्होंने मरियम की बहुत मदद की थी। शहरीन भी उम्मीद से थी। उसे अल्लाह ने एक प्यारे से बेटे से नवाजा था और मरियम को अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा था। शहरीन बरीरा से सगी बहन की तरह प्यार करती थी, इसलिए कभी भी मेहदी और बरीरा में कोई फर्क न रखा था। मरियम ने बरीरा को अफंदी के हवाले कर दिया और इनसे कहा था कि वो इसकी परवरिश करे, इस तरह से कि वो खुद अपना दिफा कर सके, कोई उसे हरा ना पाए। उसे बहादुर और दलेर बनाना और उसे हर चीज़ में माहिर बनाना, ताकि वो हमेशा बुरे लोगों का मुकाबला बहादुरी और दलेरी से कर सके। और अफंदी ने अपना वादा निभाया भी था। बरीरा और मेडी की परवरिश में उसने किसी भी किसी चीज़ की कमी ना रहने दी थी। बरीरा की पैदाइश पर मरियम की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तब शहरीन ने ही बरीरा को फीड करवाया था और फिर वो मेडी की रज़ाई बहन शहरीन और अफंदी की बेटी बन गई थी। वो इन दोनों को बहुत अजीज थी। बरीरा पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। उसने हर बार टॉप किया था और माँ बाप का नाम रोशन किया था। वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुकी थी। उसने कई मुकाबलों में हिस्सा लिया और हर बार ही कामयाबी इसका मुकद्दर बनी थी। बरीरा को पाने बाप और खासकर इसके इज्जतदार खानदान से बेतहाशा नफरत थी। इनकी वजह से इसकी माँ ने इतनी सालों तक ये दुख और तकलीफ बर्दाश्त की थी। इसकी माँ पर बदकिरदार, बदचलन और काफिरा जैसे इल्जामात लगे थे। शहरीन की एक कार हादसे में मौत हो गई थी जब मेहदी 5 साल का था। मेहदी और बरीरा में सिर्फ 1.5-2 महीने का ही फर्क था। तब मरियम ने उसे संभाला जब आफंदी भी अपनी जान से अजीज अहलिया की अचानक मौत में सदमे से चला गया था। तब मरियम ने बच्चों को और घर को संभाला था। मरियम ने मेहदी को माँ से बढ़कर चाहा था। मेहदी और बरीरा एक साथ ही स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़े। उसने हमेशा एक बड़े भाई की तरह इसका ख्याल रखा था। इनकी दोस्ती की बहुत गहरी थी। वो एक दूसरे के राजदान थे। बरीरा अपना हर राज इसके साथ शेयर करती थी और मेहदी हमेशा इसकी हिफाजत में पेश पेश रहता था। मेहदी हर वक्त मरियम के घर पर पड़ा रहता, बरीरा को जानबूझकर तंग करता और खूब इंजॉय करता। इसकी चीज़ों पर हाथ साफ करता और अपने नोट्स भी इसी से ही बनवाता। इन दोनों की शरारतों से घर में रौनक लगी हुई थी। अवंती अब अपनी जॉब में बिजी हो गया था। बच्चों और घर को मरियम ही संभाल रही थी। मेडी को मरियम और बरीरा से बहुत मोहब्बत थी। फिर अचानक से मरियम बीमार से रहने लगी, जिस पर मरीरा, मेडी और अफंदी साहब को भी परेशानी लाहक हो गई थी। उन्होंने बहुत कहा कि डॉक्टर को दिखाते हैं। हर बार मरियम इनकार कर देती, जिसका नतीजा ये निकला कि डॉक्टर ने उसे बताया कि मरियम कैंसर के लास्ट स्टेज पर है और इसके बाद वक्त बहुत कम है। बरीरा पर तो बहुत कयामत टूट पड़ी। वो बहुत रोई थी। तब मरियम ने उसे बुलाकर एक अहद लिया था। बरीरा, तुम तो मेरी बहादुर बेटी हो ना। तुम कैसे हार मान सकती हो? अभी तुमने बहुत कुछ करना है। अभी तुमने बहुत से इम्तिहानों से गुजरना है। तुम मुझसे वादा करो कि मेरे मरने के बाद तुम हवेली चली जाओगी। मरियम ने इसका हाथ पकड़ते हुए इससे वादा लेना चाहा। ये सुनते ही बरीरा ने अपना हाथ इसकी गिरफ्त से छुड़वा लिया। कभी भी नहीं मम्मा, मरकर भी नहीं। मैं वहां हरगिज भी नहीं जाऊंगी। वहां इंसान नहीं बल्कि दरिंदे रहते हैं। उन्होंने मेरी पाकदामन माँ के किरदार पर कीचड़ उछाली थी, इन पर बहतान लगाया था। मैं इनकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती और आप कह रही हैं कि मैं वहां जहाँ कर रहूं। बेटा, वो तुम्हारा ददयाल है, उधर तुम्हारा बाप है। बाप? मत कहें उसे मेरा बाप। मेरा बाप उसी दिन मर गया था जब उन्होंने मुझे किसी का गंद कहा था, मुझे अपनाने से इनकार कर दिया था। नफरत करती हूँ मैं उस शख्स से। बेटा, वो धोखे का शिकार हो गए थे। वो बहुत अच्छे हैं। मामा, मत दें खुद को झूठी तसल्लियाँ। वो ज़मीर फरोश और घटिया लोग हैं। इतने सालों में इन्हें कभी भी आपकी याद ना आई। वो तो आपसे मोहब्बत का दावेदार था ना। फिर क्या हुआ? आज वो अपनी दूसरी बीवी और बच्चों के साथ बहुत खुश और मज़े की ज़िंदगी गुजार रहा है। नफ़रत करती हूँ मैं अपने नाम नहाद बाप और उसके ख़ानदान से। मुझे ख़ानदान की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास डैडी और मामू हैं ना। यही मेरी फ़ैमिली और मेरा यही सब कुछ है। बेटा, तुम्हें वहाँ जाना होगा। क्या तुम नहीं चाहोगी कि जो इल्ज़ाम तुम्हारी माँ पर लगे, तुम वहाँ जाकर ये साबित नहीं करोगी कि तुम्हारी माँ बेकसूर थी? मेरी ये मरने से पहले एक ख्वाहिश है कि मेरी बेटी ये ख्वाहिश मेरी पूरी करे और वहाँ जाकर मेरी बेगुनाही सबके सामने साबित करे। क्या तुम अपनी मरती हुई माँ की ये आखिरी ख्वाहिश नहीं पूरी करोगी? मम्मा,
बरीरा माँ से लिपट गई थी। माँ आपके लिए तो बरीरा जान भी दे सकती है। मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगी और आपको बेकसूर साबित करूँगी। ये मेरा आपसे वादा है। मरियम ने उसे सीने से लगा लिया था। मेरी प्यारी बेटी बरीरा, मेरी बहादुर बेटी। मरने से पहले मरियम ने साद को कॉल करके उससे कहा था कि वो मरने वाली है। वो आकर अपनी भतीजी अपने खून को ले जाए, वरना वो इस दुनिया में रुल जाएगी। अब तक तो मैं इसके साथ थी, मगर मेरे मरने के बाद वो कहाँ जाएगी? कल को अगर इसकी इज्जत पर कोई आँच आई या फिर उसके साथ कुछ बुरा हुआ तो फिर नाम तुम लोगों के इज्जतदार खानदान का ही बदनाम होगा। साद इसका देवर था। जब हवेली में मरियम आई थी और इसके खिलाफ हर आए रोज साजिशें होती तो ये साद और उसकी बीवी ताहिरा ही थे जो हर बार मरियम की साइड लेते थे। वो मरियम की बहुत इज्जत करते थे और इसकी दिलजोई भी करते थे। जब असद से इसे घर से निकाल रहा था तब भी साद ही इसकी मदद को आगे बढ़ा था और असद से मरियम को ना निकालने का कहा था। इन दोनों ने मरियम का बहुत साथ दिया था और मरियम इनकी शुक्रगुजार थी। वो दोनों मियाँ बीवी मरियम को बहुत अच्छे लगते थे। वही थे जो हवेली में इसके गमगुसार थे, जिनके साथ वो अपने दिल की बातें कहती थी। सात पार्क आर्मी में मेजर जनरल के ओहदे पर फाइज रह चुका था और अब वो रिटायरमेंट ले चुका था। खानदान में सात के अलावा और किसी को भी आर्मी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। इतनी मासवाए अहद इब्राहिम खान के बेटे जावियार अहद इब्राहिम खान के, जो आर्मी में मेजर के ओहदे पर फाइज था। सात चाचू इसका हीरो और रोल मॉडल था। वो अपना ज़्यादातर वक्त सात चाचू के साथ ही गुजारता था। वो सात चाचू को बहुत पसंद करता था। तभी तो वो इसके नक्शे कदम पर चलकर ही पाक आर्मी में आया था। ज़ावियार की निस्बत बचपन में ही असद खान की बड़ी बेटी ज़ोइला असद के साथ तय हो चुकी थी और अनकरीब इनकी शादी होने वाली थी। हवेली बहुत बड़ी और शानदार थी मगर साथ का पोर्शन अलग था, लेकिन खाना वो एक साथ मिलकर बैठकर खाते थे। अहद इब्राहिम खान के 3 बच्चे थे। बड़ा बेहद शहरियार था जिसकी निस्बत वशमा से तय थी और जल्द ही इनकी शादी भी होने वाली थी। दूसरा ज़ावियार थे जिसकी निस्बत सोइला के साथ तय थी। फिर बेटी खंसा थी जो अभी पढ़ रही थी। फिर बैनुल हलीमा थी जिनके 2 बच्चे थे। बेटी शर्मीन थी और बेटा नबील, जो एक नंबर का आवारा और बदमाश लड़का था। कोई ऐसा काम नहीं था जो इसने ना किया हो, मगर इसके ये काले करतूत फिलहाल तो खानदान से पोशीदा ही थे। सलमा के भी 3 बच्चे थे। बड़ी बेटी विश्मा थी जिसकी निस्बत शहरयार के साथ तय थी। फिर अली था और आखिर में हानिया थी जो अभी पढ़ रही थी। असद खान की भी फातिमा के भी 2 ही बच्चे थे। बड़ी ज़ोइला और एक बेटा उमर जो अभी पढ़ रहा था। साद के भी 2 ही बच्चे थे, बड़ी खोला और फिर सनान था। ये इब्राहिम खान की फैमिली। तमाम बच्चों के बचपन से ही मरियम के बारे में सुन रखा था कि वो बदकिरदार, बदचलन और बेशर्म औरत थी। पता नहीं इसने इस्लाम कबूल किया था कि नहीं। और इन बातों को फैलाने में हलीमा और सलमा पेश-पेश थी। इनके कच्चे ज़हनों में ये बात बैठ गई कि असद चाचू की पहली बीवी बदकिरदार और ईसाई औरत थी। उसने असद की दौलत को देखकर ही उससे शादी की। खान हवेली में मरियम का किरदार बहुत दागदार था। सभी इसे नफरत करते थे। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता था। खुद के मरियम से मोहब्बत का दावेदार असद खान भी नहीं। रात के खाने पर बलाखिर साद ने ये बम धमाका कर दिया कि वो बरीरा को यहाँ लाना चाहता है क्योंकि मरियम फोत हो गई है। ये तुम क्या कह रहे हो साद? तुम होश में तो हुए? इब्राहिम खान फट पड़ा था। बाकी सबका भी यही हाल था। तुम इस बदकिरदार औरत की बेटी को इधर हवेली में लाना चाह रहे हो? बाबा, इसमें इस बच्ची का क्या कसूर है? वो हमारे खानदान की बच्ची है, हमारा खून है। कहाँ जाएगी वो अब? नहीं है वो हमारा खून। न जाने किसका गंध है वो। खुद के इसका बाप भी इसके वजूद से इनकारी है। ये सुनकर असद खान का सर झुक गया था। वो गुस्से से बोला था कि मैं इस लड़की को इस हवेली में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसको इसकी माँ ने मेरे साथ जो कुछ इसकी माँ ने मेरे साथ किया, वो अभी तक नहीं भूला हूँ और ना कभी भूलूँगा। बाबा बात के समझने की कोशिश करें। मरियम भाभी के बाद अब इनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दुनिया से खान हवेली की हैसियत से जानती है। ये सोचिए कि कल-कला अगर इस बच्ची के साथ कुछ बुरा हो गया तो फिर इस खानदान का नाम बदनाम नहीं होगा। असद खान ने कहा, भाई, मैं इस औरत की बेटी को यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं जब-जब इस लड़की को देखूँगा तब तक मुझे वो धोखेबाज औरत याद आएगी। असद तुम फ़िक्र ना करो, वो मेरे साथ मेरे घर में रहेगी मेरी बेटी बनकर। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, आपको इस बच्ची की ज़ात से कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, साद ने कहा। बाबा जान साद ठीक कह रहा है। अगर कल को इस बच्ची के साथ कुछ बुरा हो गया तो फिर नाम तो हमारे ख़ानदान का ही आएगा ना, कि हम अपनी बच्ची की हिफ़ाज़त भी ना कर सके। तब हम लोगों के सवालों के क्या जवाब देंगे? अहद साद की बात से तायद करते हुए बोला था।
ابراہیم گہری سوچ میں پڑ گئے تھے۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگے، ٹھیک ہے اسے لے آؤ، لیکن اسے اپنی اس کی حد اور اوقات میں ہی رکھنا۔ یہ کہہ کر ابراہیم خان وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کے پیچھے سعد، فاطمہ اور زویلا بھی اٹھ کر چلے گئے۔ سعد کو افسوس ہوا تھا۔ احد نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی تھی۔ تھینک یو بھائی جان، آپ نے ہر بار میری سپورٹ کی ہے، سعد مسکرا کر بولا۔ کوئی بات نہیں، چلو کھانا کھاتے ہیں۔ سب پھر خاموشی سے کھانا کھانے لگے۔ اسد کمرے میں آیا تو فاطمہ بھی اس کے پیچھے کمرے میں چلی آئی اور آتے ہی وہ اسد خان پر پھٹ پڑی۔ اتنے سالوں بعد اب پھر اس عورت کی بیٹی کو برداشت کرنا پڑے گا، کیونکہ شاید اب بھی اسد مریم کو نہ بھولا تھا، وہ اب بھی اس سے پیار کرتا تھا۔ فاطمہ کو بیوی کا درجہ تو دے دیا تھا، مگر اسے وہ کبھی بھی محبت نہیں کرتا تھا جو وہ مریم سے کرتا تھا، اس لیے وہ مریم سے نفرت کرتی تھی۔ آپ نے سعد بھائی کو انکار کیوں نہیں کیا؟ کیا آپ بھول گئے کہ اس عورت نے آپ کے ساتھ کیا کیا تھا؟ نہ جانے وہ کس کا گناہ ہے؟ بس، وہ دھاڑا تھا۔ ایک اور لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں تمہیں کچھ برا بھلا کہہ دوں۔ فاطمہ پیر پٹکتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اسد نے اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ لیے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آج اتنے سالوں بعد مریم کا ذکر ہوا تھا اور اس کی بیٹی حویلی آ رہی تھی۔ کیسا بد نصیب باپ تھا وہ، کہ جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے یا پھر کسی اور کی۔ اسد غصے سے ڈریسنگ روم کا سارا سامان اٹھا اٹھا کر پھینکنے لگا۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا کہہ رہا تھا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کیوں مریم، کیوں؟ کیوں مجھے دھوکا دیا تم نے؟ میری محبت میں شاید کوئی کمی رہ گئی تھی کہ تم نے مجھے دھوکا دیا۔ اگر تم بے قصور تھی تو تم ان 20 سالوں میں ایک بار بھی آ کر اپنی بے گناہی کا ثابت کرنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ میں تو ہر روز تمہاری راہ دیکھا کرتا تھا کہ کب تم آؤ گی اپنی بے گناہی ثابت کرنے، مگر میرا انتظار لا حاصل ہی ٹھہرا اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کی گالوں پر بہہ آئے تھے۔ مریم کی محبت میں یا پھر اس کی بے وفائی پر؟ یہ تو اسد بھی نہ جان پایا تھا۔ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کیا اور اٹھ کر واش روم میں بند ہو گیا۔ حلیمہ اور سلمہ تک یہ خبر فاطمہ نے پہنچائی تھی۔ وہ اسی وقت ہی حویلی آ دھمکی تھی اور ساتھ سے باز پرس کرنے لگی کہ کیوں وہ مریم کی بیٹی کو یہاں لا رہا ہے۔ انہوں نے سعد کو بھی بہت برا کہا کہ وہ کیوں نہیں کچھ کہہ رہا۔ مریم سے شادی کرنے پر بھی ان دونوں بہنوں نے خوب ہنگامہ کھڑا کیا تھا، کیونکہ وہ فاطمہ کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی تھی۔ انہیں مریم سخت ناپسند تھی، تبھی تو ہر آئے روز حویلی آ کر کوئی نہ کوئی ہنگامہ کھڑا کرتی تھی جس سے مریم کو پریشانی ہوتی تھی۔ ابراہیم خان نے ان دونوں کو خاموش کروا دیا، مگر وہ دونوں بھی عہد کر کے آئی تھی کہ وہ مریم کی طرح اس کی بیٹی کو بھی یہاں ٹکنے نہیں دیں گی۔ بریرہ نے آفندی اور میڈی کو بتا دیا تھا کہ وہ حویلی جائے گی کیونکہ اس کی ماں کی یہ آخری خواہش ہے۔ تم نے بالکل ٹھیک فیصلہ لیا ہے بیٹا، تمہیں وہاں جانا چاہیے، میڈی، آفندی نے کہا۔ میڈی اس کے کپڑے وغیرہ بیگ میں رکھ رہا تھا۔ مامو جان، میرا بھی وعدہ ہے آپ سے، میں تب تک چین سے نہیں بیٹھوں گی جب تک میں اپنی ماں کے گناہ گاروں کو ان کے انجام تک نہ پہنچا لوں۔ آفندی صاحب اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہنے لگے، گڈ گرل، تم اکیلی نہیں ہو، تمہارا ماموں اور میڈی تمہارے ساتھ ہے، ہر قدم پر۔ ڈیڈ، آپ شاید بھول رہے ہیں کہ خطرناک لڑکی سیم خان بھی اس کے ساتھ ہے، میڈی نے جلدی سے کہا۔ یہ سن کر وہ تینوں ہنسنے لگے۔ کچھ سوچ کر آفندی نے کہا، ویسے بیٹا آپ کو لینے کون آ رہا ہے؟ وہ ساتھ چاچو لینے آئیں گے، ماما نے بتایا تھا وہ بہت اچھے اور ان کی اہلیہ بھی، انہوں نے ماما کی بہت ہیلپ کی تھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ افندی صاحب نے گہری سانس لی، تبھی اسے ایک کال آ گئی۔ وہ کال سننے کے لیے باہر نکل گئے۔ کال سن کر وہ اندر آئے۔ بریر بیٹا، مجھے ایک ضروری کام سے کہیں جانا پڑ رہا ہے، میں تمہارے چاچو سے نہیں مل پاؤں گا۔ کوئی بات نہیں ماموں، اپنا خیال رکھنا، مجھے کال کرتے رہنا اور ہاں ضرور ملنے کے لیے آنا، کوئی بھی پرابلم ہو تو مجھے جلدی سے انفارم کر دینا، ٹھیک ہے؟ افندی صاحب کی یہ محبت دیکھ کر بریرہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ وہ افندی سے لپٹ گئی۔ مامو جان، جس پر افندی صاحب مسکرائے تھے، وہ اس کا سر چومتے ہوئے اپنا خیال رکھنے کو کہنے لگے۔ جی مامو جان۔ میڈی، بہن کا خیال رکھنا، جب تک اس کے چاچو سے لینے نہیں آ جاتے اسے اکیلا مت چھوڑنا، وہ میڈی سے کہنے لگے۔ ڈیڈ آپ بے فکر ہو کر جائیں، میں اس جنگلی بلڈی کو رخصت کر کے ہی آؤں گا۔ ویسے یار کتنی پیاری گڈ لکنگ لڑکی کو میری بہن بنا لیا آپ لوگوں نے، مجھ پر میری ماں نے بہت بڑا ظلم کر دیا، دیٹس ناٹ فیئر ڈیڈ۔ پرینا اور افندی صاحب ہنس پڑے تھے۔ افندی صاحب نے اس کا کان کھینچتے ہوئے کہا، فضول باتیں چھوڑو اور اپنے کام پر فوکس کرو، سمجھے تم؟ یس باس، میڈی سیلوٹ کرتے ہوئے بولا تھا۔ تم نہیں سدھرو گے، اب تمہیں سدھارنے کے لیے کوئی خاتون لانی ہی پڑے گی، افندی صاحب نے جواب دیا۔
ہائے ڈیڈ، آپ نے تو میرے دل کی بات کہہ دی، میں کب سے یہی تو چاہ رہا تھا۔ بریرہ نے اسے مارنے کے لیے کوشن اٹھا لیا۔ بے شرم ماموں جان کے ساتھ اس طرح بات کرتے ہیں؟ میں تمہیں چھوڑوں گی نہیں۔ میڈی بریرہ سے بچنے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا اور بریرہ کوشن لیے اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ دونوں ہنس رہے تھے۔ افندی صاحب نے ایک نظر ان دونوں کو دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔ سعد کو اچانک ضروری کام پڑ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بریرہ کو لینے نہیں جا سکتے تھے۔ اس نے زاویار کو دیکھا جو لان میں کرسی پر بیٹھا اپنے موبائل پر کچھ ٹائپ کر رہا تھا۔ سعد ان کے پاس آئے اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گیا۔ ارے چاچو آپ یہاں؟ زاویار اٹھ گیا۔ ہاں، ویسے کیا کر رہے تھے؟ وہ مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولے تو زاویار اس کی بات سمجھ کر ہنس کر کہنے لگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے چاچو۔ ہاں، اور کوشش بھی مت کرنا، اپنے ہی چاچو کا تم حال دیکھ چکے ہیں، شادی ایک ہی اچھی ہوتی ہے۔ آپ بیٹھے نا چاچو۔ زاویار مسکرایا۔ سعد کرسی پر بیٹھ گئے۔ زاویار بھی بیٹھ گیا۔ آپ کو کوئی کام تھا مجھ سے؟ ہاں، ایک بہت ضروری کام سے آیا تھا تمہارے پاس۔ جی چاچو کہیں۔ آم، بیٹا آج مجھے بریرہ کو لینے جانا تھا مگر ایک بہت ضروری کام پڑ گیا ہے تو مجھے وہاں جانا پڑ رہا ہے۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ اگر تم جا کر اسے لے آؤ تو؟ یہ سن کر زاویار کا منہ بن گیا۔ وہ اپنے چاچو کا انکار بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جی چاچو میں چلا جاؤں گا۔ سعد یہ سن کر مسکرایا۔ اس کے کندھے پر اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے یہی امید تھی تم سے، تم میرا فخر ہو۔ زاویار مسکرا دیا۔ یہ اس کے گھر کا ایڈریس ہے، جا کر لے آنا۔ سعد نے ایڈریس تھمایا۔ جی چاچو۔ اسے وقت پر لے آنا، وہ بیچاری ہمارا انتظار کر رہی ہوگی۔ جی چاچو۔ اچھا پھر شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ سعد وہاں سے چلے گئے۔ زاویار نے ایک نظر اس کے گھر کے ایڈریس پر ڈالی، کچھ سوچا اور گاڑی کی چابیاں لے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کیا کرتا؟ وہ سعد چاچو کو کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا تھا۔ آدھ گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ مریم کے گھر کے باہر کھڑا تھا۔ اس نے 2-3 بار دروازے پر دستک دی مگر جواب ندارد۔ زاویار کو غصہ ہی آ گیا۔ دروازہ چونکہ کھلا ہوا تھا، زاویار مزید وقت ضائع کیے بغیر گھر میں داخل ہو گیا۔ اندر سے چیخنے اور ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ہال میں داخل ہوا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ میڈی اور بریرہ بھاگ رہے تھے۔ بریرہ نے میڈی کو مارنے کے لیے کشن اٹھا رکھا تھا۔ اب وہ میڈی کو کشن سے مار رہی تو دونوں ہی بے تحاشا ہنس رہے تھے۔ زاویار نے سوچ رکھا تھا کہ اس کی ماں مر گئی ہے، ضرور وہ بیٹھی رو رہی ہوگی، مگر یہاں کا منظر تو اس کے سوچ کے برعکس ہی تھا۔ یہ لڑکی تو بہت انجوائے کر رہی تھی۔ بے حس لڑکی۔ زاویار کا بریرہ کو یوں سب سے پہلے جو لقب ملا وہ یہی تھا۔ میڈی کی اچانک نظر زاویار پر پڑی تھی۔ بریرہ نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں زاویار کو دیکھا تھا۔ فوجی ہیئر سٹائل، بلو جینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس وہ خوبصورت سا نوجوان بریرہ اسد خان کو اجنبی لگا۔ دونوں کے اپنے کھیل کو چھوڑ کر اب اس کے پاس چلے آئے۔ جی آپ کا تعارف؟ میڈی نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ زاویار بریرہ کا سرتا پر جائزہ لیتے ہوئے بولا، میرا نام زاویار احد ابراہیم خان ہے، مجھے سعد چاچو نے بھیجا ہے۔ انہیں کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا۔ او اچھا اچھا، سمجھ گئے۔ میڈی کو بھی سمجھنے میں ذرا بھی دیر نہ لگی۔ اس نے زاویار کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام میڈی ہے، بری کا دوست، کلاس فیلو، کزن، سب کچھ ہوں میں۔ زاویار نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے، بریرہ کو کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا۔ آئیے نا بیٹھیے، میڈی مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں میں بیٹھنے نہیں آیا، مجھے جلدی جانا ہے کچھ۔ نہیں میں بیٹھنے نہیں آیا، مجھے جلدی جانا ہے کسی کام سے۔ انہیں کہیے کہ اپنا جلدی سے جو بھی سامان ہے وہ لے آئیں، مجھے کہیں کام سے جانا ہے۔ وہ میڈی سے کہنے لگا۔ بریرہ نے اسے گھورا تھا۔ بری چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، جب تک میں تمہارا سامان رکھتا ہوں، چلو میرے ساتھ، میری نے بریرہ سے کہا۔ بریرہ نے ایک نظر زاویار کو دیکھا اور غصے سے کشن صوفے پر پھینک دیا۔ چلو میرے ساتھ، وہ بریرہ کے بازو سے پکڑے اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ یہ منظر دیکھ کر زاویار کا خون کھول اٹھا تھا۔ بدتمیز، بدتہذیب لڑکی، نامحرم کے ساتھ جانے کب سے رہ رہی ہے۔ میڈی نے اسے ڈریس پکڑایا۔ چلو جلدی سے واش روم جاؤ اور تیار ہو جاؤ، میں جب تک تمہارا سامان رکھتا ہوں۔ بریرہ منہ بناتے ہوئے واش روم میں چلی گئی۔ وہ باہر گاڑی کے پاس کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اور وہ باہر کھڑا تپ رہا تھا۔ اسے ٹائم ویسٹ کرنے والوں سے سخت نفرت تھی۔ اس نے غصے سے گیٹ کو پیٹ ڈالا۔ بالوں میں برش کرتی بریرہ نے میڈی کو دیکھا۔ چلو میڈم، باہر کھڑا بندہ آگ بگولا ہو رہا ہے، میڈی نے کہا۔ ہونے دو میری بلا سے۔ مجھے تو اسے تپانے میں بڑا سکون مل رہا ہے۔
वो लापरवाही से मुझे तो इसे तपाने में बहुत सुकून मिल रहा है, वो लापरवाही से बोली। इसे चढ़ाने में मज़ा आ रहा है। अभी कहाँ? अभी तो इसे ऐसे मंज़र देखने को मिलेंगे। चलो तुम बरी की बच्ची। मेरी ने वरीरा का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से बैग पकड़े वो बाहर निकल आया। जावेद ने मैडी के हाथ से बैग लिया और उसे पिछली सीट पर रख दिया। मैडी बरीरा का चेहरा अपने हाथों में लेते हुए बोला, अपना ढेर सारा ख्याल रखना और मुझे कॉल करके अपनी खैरियत से आगाह करती रहना, जंगली बिल्ली। और हाँ, वहां जाकर अपने कजिन्स को देखकर मुझे भूल ना जाना। ये मंजर देखकर जावेयार का खून खोल उठा था। उसने जोर से दरवाजा बंद किया और ड्राइविंग सीट संभाल ली। मैं वहां हमेशा के लिए थोड़ी ना जा रही हूँ, बस मिशन कंप्लीट करके वापस आ जाऊंगी, बरीना मुस्कुराते हुए बोली। चलो, कुछ दिन तो सुकून से गुजरेंगे, मैडी उसे तंग करते हुए कहने लगा। मैडी के बच्चे, बरीना ने उसके कंधे पर पंच दे मारा। क्या कर रही हो जंगली बिल्ली? मैं तो मजाक कर रहा था यार। चलो अब जाओ, देर हो रही है। अगला बंदा बर्दाश्त कर करके सुर्ख हो रहा है। मैडी जावियार के सुर्ख चेहरे को देखते हुए बोला। बरीना मैडी से लिपट गई। अपना ख्याल रखना और मामू का भी, इन्हें तंग मत करना और मुझे कॉल करते रहना। जावियार की बर्दाश्त यहीं तक थी। उसने जोर से हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। दोनों ने जावियार को देखा। लड़की जाओ, देर हो रही है, मैडी ने कहा। बरीरा इससे अलग हुई। घटिया लड़की, सब ठीक ही कहते हैं, जैसी माँ वैसे बेटी, जावियार बुड़बुड़ाया। बरीरा पिछली सीट पर आकर बैठ गई। उसने हाथ हिलाकर मैडी को बाय कहा, जिस पर मैडी ने भी हाथ हिलाया और अंदर चला गया। जावियार ने उसे पीछे बैठा देखकर गुस्से से कहा, अगर इन सबसे फुर्सत मिल गई हो तो आगे आकर बैठो, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। मैं इधर ही ठीक हूँ, चलना है तो चलो वरना मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। वो भी दूबेदू बोली थी। जावियार ने गुस्से से गाड़ी स्टार्ट कर दी। बरीरा ने मुस्कुराते हुए एक नजर जावियार को देखा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ रहा था। फिर वो खिड़की से बाहर के भागते दौड़ते मंजर को देखने लगी। आध घंटे के सफर के बाद वो खान हवेली में दाखिल हो चुकी थी। ये एक शानदार हवेली थी। जावियार गाड़ी से बाहर निकला, बरीरा भी उसके पीछे निकल आई। जावियार ने उसका सूट बैग बाहर निकाला और अंदर की तरफ बढ़ गया। उसे साथ के पोर्शन में ही ले आया था। बरीरा इसके पीछे पीछे ही चल रही थी। इसके एकदम पलटने पर बरीरा इसके साथ टकराने से बाल बाल बची थी। दुपट्टा अच्छे से ओढ़कर अंदर दाखिल हो। यहाँ का माहौल तुम्हारे माहौल की तरह आजादाना नहीं है कि नंगे सर घर में घूमा जाए। ये इज्जतदार घराना है, जावियार ने कहा। ओह, इज्जतदार, रियली? बरीना हंसी थी और इसकी ये हंसी जावियार अहद को बहुत ज्यादा जहर लगी थी। वो इसे अचंभे से देखने लगा। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ इस इज्जतदार घराने को। मैं दुपट्टा नहीं ओढ़ूंगी, ये मेरी मर्जी है। कोई भी मुझ पर अपनी मर्जी में सदत नहीं कर सकता। ये कहकर बरीरा अंदर की तरफ बढ़ गई। इसके जवाब पर सावियार अहद इब्राहिम का खून खौल उठा था। बदतमीज, बदतहजीब लड़की। वो हाल में दाखिल हुए तो सब उसे तकने लगे, क्योंकि सलमा और हलीमा उधर ही चली आई थी। जब से उन्हें यह पता चला था कि साद इस लड़की को अपने घर में रखेगा। उसे देखते ही सलमा और हलीमा उठ गई थी। ताहिरा, खौला, खनसा और हानिया भी वहीं मौजूद थी। हलीमा बरीरा के पास आई। ओह, तो तुम हो मरियम की बेटी? तो आ ही गई यहाँ मरियम की बेटी। अब न जाने बेटी क्या कुल खिलाएगी। माँ ने तो बहुत गुल खिलाए थे। ताहिरा और खोला जल्दी से हलीमा के पास आई थी ताकि उन्हें रोक सके। पापा, ये आप क्या कह रही हैं? बच्ची अभी तो आई है, ताहिरा ने कहा। हाँ तो क्या करूं मैं? फूलों के हार पहनाऊं इसे? जो इसकी मार ने कारनामे सर अंजाम दिए थे वही काफी हैं। बरीरा की बर्दाश्त बस यहीं तक थी। बस, बहुत कुछ कह दिया आपने मेरी मॉम के बारे में। अब मैं एक लफ्ज और भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। सबके मुंह हैरत से खुले के खुले रह गए। अंदर आते साविया राहत ने भी बरीरा असद खान की ये गौहर अफसानी सुन ली थी। हाँ, देखा, देखा तुम लोगों ने कैसे आते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, इस मरियम की बेटी ने। भाई जरूरत ही क्या थी इस औरत की बेटी को घर में लाने की? जैसी माँ वैसी बेटी। कितनी बदतमीज और मुंह फट है ये लड़की। क्या मरियम ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई? सलमा ने कहा। बरीना दिल जलाने वाली मुस्कुराहट के साथ बोली, जी सिखाई थी, बहुत ज्यादा सिखाई थी, मगर वो तमीज इधर किसी काम की नहीं थी तो मैं से वहीं घर पर ही छोड़कर इधर खाली हाथ चली आई। हाँ, देखा देखा तुम लोगों ने इसे, कितनी बेशर्म बदतमीज लड़की है ये। सरमा और हलीमा बैन करने लगी। जावियर को तो गुस्सा ही आ गया। उसने ताहिरा से कहा, चाची आप अपने कमरे में चली जाएं। वो बैग खोला को देते हुए हलीमा और सलमा से कहने लगा, आप लोग चले मेरे साथ। ताहिरा बरीरा को हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाने लगी। चलो बेटा, देखना तुम लोग, मैं तुम लोगों को बता रही हूँ ये मरियम की बेटी है, जरूर कोई ना कोई गुल खिलाएगी, बिल्कुल माँ की तरह, हलीमा ने कहा। बरीना दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ हलीमा को देखते हुए कहने लगी,
आप फ़िक्र ही ना करें, मैं गुल नहीं बल्कि पूरा बाग ही खिलाऊँगी। हाय हाय! देख लो इस मरियम की बदतमीज़ बेटी को। शर्म नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है इसमें। आप लोग चलें मेरे साथ। ज़ावियार इन्हें लेकर वहाँ से चला गया। ताहिरा बरीरा को कमरे में ले आई और हौला भी इनके पीछे बैग लिए कमरे में दाखिल हुई। बरीरा कमरे को देखने लगी। बेटा, आज के बाद ये तुम्हारा कमरा है और तुम यहीं हमारे साथ रहोगी, हमेशा के लिए। ताहिरा उसे देखते हुए बोली थी। बरीरा मुस्कुराई। उसे ये शफीक सी खातून बहुत अच्छी लगी थी। क्या आप ताहिरा आंटी हैं? ये सुनकर ताहिरा और होला बरीरा को देखने लगी। दरअसल मामा आपका और साथ चाचू का बहुत जिक्र करती थी कि आप लोगों ने यहाँ पर उनकी बहुत हेल्प की थी। मरियम बहुत अच्छी लड़की थी। मेरी इसके साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। ताहिरा मुस्कुराते हुए कहने लगी। बरीरा की आंखें भर आईं। कोई तो था जिसने इसकी माँ का जिक्र अच्छे अल्फाज में किया था। बरीरा को यूं देखकर ताहिरा और होला को अफसोस हुआ था। ताहिरा ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया था। बेटा रोया नहीं करता है। अल्लाह ने हर आजमाइश के बाद आसानी रखी है। क्या हुआ अगर तुम्हारी मम्मा चलेंगी? अल्लाह ने तुम्हें और भी बहुत से रिश्तों से भी तो नवाजा है। दुखी नहीं होते बेटा। मैं आज के बाद तुम्हारी मामा हूँ। साथ तुम्हारे बाबा हैं। होला तुम्हारी बहन है और सनी तुम्हारा भाई। ठीक है ना? तुम यहाँ खुद को बिल्कुल भी तन्हा मत समझना। बरीरा नम आंखों से मुस्कुराई। उसने आगे बढ़कर उन्हें अपने साथ मिलाया और उनसे अपना तारुफ करवाया। तुम जब तक आराम करो मैं तब तक तुम्हारे लिए कुछ बनाती हूँ। जी। ताहिरा कमरे से निकल गई। तुम आराम करो, मैं जब तक तुम्हारा सामान सेट कर देती हूँ। तुम आराम करो जब तक मैं तुम्हारा सामान सेट करके रखती हूँ, होला से देखते हुए बोली। नहीं, ठीक है, मैं ठीक हूँ, मैं अब काम में तुम्हारी हेल्प करूँगी। होला मुस्कुराई। ठीक है फिर। वो दोनों एक साथ कमरे की सेटिंग करने लगी। काम करते वक़्त वो बातें भी कर रही थी। बहुत मुख्तसर वक़्त में इनकी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इस काम से फ़ारिग होने के बाद वो बाहर चली आई। ताहिरा खाना बना चुकी थी। थोड़ी ही देर में सनी और साद भी आ गए थे। दोनों ने ही बड़ी गर्मजोशी के साथ बरीरा से मिले थे। बरीरा को साद चाचू और सनान जो कि बरीरा से उम्र में 1-2 साल छोटा था, बहुत अच्छे लगे थे। वो एक साथ ही खाना खा रहे थे, वरना वो सब इकट्ठे ही खाना खाते थे। लेकिन आज बरीरा की वजह से इन्हें यहाँ इसके साथ खाना खाना पड़ रहा था। वो इसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो अब इनकी ज़िम्मेदारी थी। साद और ताहिरा बरीरा से अपने बच्चों की तरह ही प्यार कर रहे थे। सनान और खोला भी जल्द ही उसके साथ घुल-मिल गए थे। खाने के दौरान वो इसके साथ बातें भी कर रहे थे। बरीरा को इधर आए 1 हफ्ता हो गया था। इस पर आहिस्ता-आहिस्ता सबकी हकीकतें आश्कार होती जा रही थीं। हलीमा और सलमा को बरीरा को पूरे ख़ानदान में बदनाम कर चुकी थीं कि वो इंतहाई बदतमीज़ और मुँहफट लड़की है। खोला और सनान की बरीरा के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। पहले खोला और सनान बोर होते थे, तो खनसा वालों के यहाँ टाइम पास करने चले जाते थे, मगर जब से बरीरा आई थी, इन दोनों का वहाँ जाना तकरीबन ना होने के बराबर हो गया था। वो सारा दिन ही बरीरा के साथ होते, कभी बातें करते, कभी वो कोई मूवी देखते, तो कभी कोई खेल खेलते। ताहिरा और साथ अपने बच्चों को यूँ खुश देखकर बहुत खुश होते। इन दोनों को बरीरा बहुत अच्छी लगी थी। वो 5 वक़्त की नमाज़ी भी थी। अब इसके साथ होला और ताहिरा भी नमाज़ पढ़ने लगी थी।